सो गाइस टोटल फोकस इधर रखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, बट एक्चुअली वी आर मूविंग टूवर्ड द टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये होता क्या है? सो गाइस टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इन पार्टनरशिप, वी हैव लर्नड अबाउट फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में हमने ये सीखा था कि पार्टनरशिप होती क्या है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है और सारी रिलेटेड चीजें। ठीक। सो ये जो हम अकाउंटिंग करते हैं ये तो प्रॉपरली ऑल ईयर्स चलती रहती है, हमेशा चलती रहेगी जब तक आपका पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा। बट देन सडनली क्या होता है, आपके पार्टनरशिप में चेंज आ जाता है, और जो पार्टनरशिप में चेंज आता है उसी को ही हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो गाइस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? इट इज द चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स। मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, आपके पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज हो गया है। सो व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट पार्टनरशिप, तो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक। अब जैसे ही पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट टूटेगा, है ना, एग्रीमेंट में चेंज आएगा, तो क्या होगा? पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फर्म नहीं बंद होती। इट इज नॉट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इट इज द एंड ऑफ पार्टनरशिप। सर चेंज आप क्या बोलना चाहते हो, क्या चेंज आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल सुजल और नताश दोनों पार्टनर्स थे और इनका रेशियो था 3:2। बहुत सालों तक इन्होंने काम कर लिया, चलता जा रहा था चलता जा रहा था। अब इन्होंने डिसाइड करा कि चलिए हम अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं और रेशियो कर लेते हैं 1:1। सो जो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो गया। अब इससे हुआ क्या? इसका इंपैक्ट अगर आप देखें तो आपकी पार्टनरशिप जो 3:2 में थी वो खत्म हो गई, और अब आपकी नई पार्टनरशिप शुरू होगी 1:1 में। तो हुआ क्या? आपकी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? चेंज इन पीएसआर। और क्या हो सकता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। वो पार्टनर थे, मैं भी आ गया, तो हुआ क्या? जो पार्टनरशिप पहले 2 लोगों में थी वो टूट गई, खत्म हो गई, और अब नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी 3 लोगों में। हम अगेन सेइंग पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है, पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आ रहा है। इसलिए मैंने यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा, क्या लिखा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और क्या रीजन हो सकता है? देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर थे, 2 हो गए। और क्या हो सकता है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। 4 रीजन है जिससे पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आता है। उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, एडमिशन हो पार्टनर का, या रिटायरमेंट हो, या फिर डेथ हो जाए किसी पार्टनर की। तो इसमें क्या होता है? आपका जो पुराना पार्टनरशिप है वो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है, और आपको फिर से अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन 4 तरीके से होता है, दीज 4 ways. So we are starting with one of the way, that is admission of a partner. ठीक, समझ में आया? ये जो मैंने आपको चीजें बोली है सिर्फ ऐसे ही नहीं बोली, आपको याद भी रखनी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तीनों का आंसर क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होती, और नई पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। अब सर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो इसमें टेंशन की बात क्या है?
आप तो नए पार्टनर समझिए। सो वी आर स्टार्टिंग विथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर इसमें टेंशन क्या है, 2 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर ले आए, बस आप जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो 3 लोगों में बांट लेना, और क्या टेंशन है। बेटा टेंशन फ्यूचर की नहीं है, टेंशन पुरानी चीजों का है। पुरानी चीजों का मतलब गाइस, जब भी पार्टनर एडमिट होता है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो एवरी पार्टनर हैज गेट गॉट द राइट्स, सम तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या राइट्स ऑफ द पार्टनर होगा उसके पास, हर वो राइट होगा जो पुराने पार्टनर्स के पास था। पहला राइट क्या होगा, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, उसका फर्म के एसेट्स के ऊपर हक बन जाएगा। और क्या होगा, राइट्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। और क्या राइट होगा, राइट टू बी इंक्लूडेड द ऑपरेशंस द फर्म। सारे राइट्स आ जाएंगे उसके पास। अब गाइस क्या होगा, जब राइट्स मिल जाते हैं किसी नए पर्सन को, तो पुराने पर्सन उसको दिक्कत होगी। जैसे जैसे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा था, आप दोनों पार्टनर थे, पहले ये प्रॉफिट कौन बांटता था, आप दोनों। 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 50-50 तुम बांट लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब नया पार्टनर मैं भी आ गया हूं, तो अब प्रॉफिट होगा तो 3 लोगों में बटेगा। आपका नुकसान होगा, पहले आपको 50% मिलता था, अब आपको 33 1/3% मिलेगा। सो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, दिक्कत होगी तो उसका कुछ ना कुछ तो ऐसा हमको हल निकालना पड़ेगा कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो एसेट्स थे, वो एसेट्स किसने खरीदे थे, आपने खरीदे थे। अगर उन एसेट्स पे कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो प्रॉफिट पे या लॉस पे आप दोनों का हक था, मेरा हक नहीं था नए पार्टनर का। पर अगर मैं नया पार्टनर बन गया तो मेरा भी हक आ जाएगा, बिकॉज आई हैव गॉट द राइट्स ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो आपको इस पे भी दिक्कत होगी, यार इसका जो एसेट्स था ये तो हमारा था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो नए पार्टनर्स के आने से, हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड थिंग्स। सो हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और एक नई फ्रेश बैलेंस शीट बना के तैयार कर देते हैं। और वो एक ऐसी बैलेंस शीट होती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट का कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि जो भी हुआ है सबके आपस में एग्रीमेंट करने के बाद हुआ है। ठीक है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, ये जितने भी एडजस्टमेंट होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वन बाय वन हम सीखेंगे, और फिर सारे एडजस्टमेंट को एक साथ देखेंगे कि एक साथ इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है ऑन द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। एम आई क्लियर ऑन दिस? ग्रेट। बट पहले हमको क्या जानना है कि पार्टनर कब एडमिट हो सकता है, व्हेन अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड in the partnership firm। सुजल और नतांश 2 पार्टनर थे। सुजल ने बोला कि हरीश सर को पार्टनर बनाओ नया, नतांश मना कर रहा है। क्या मैं पार्टनर बन पाऊंगा? नो सर। नो सर। नो सर। सुजल के पास 70% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और नतांश का 30% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सुजल के पास ज्यादा है। सुजल बोल रहा है हरीश सर को पार्टनर बनाओ। क्या मैं पार्टनर बन पाऊंगा? नो सर। नो सर। नो सर। पूरी कैपिटल सुजल ने लगाई है, नतांश ने कुछ भी नहीं लगाया। सुजल बोल रहा है हरीश सर को पार्टनर बनाओ। क्या मैं पार्टनर बन पाऊंगा? नो सर। क्यों? सर हाँ जी, प्रॉफिट राइट्स का डिवीजन नहीं है क्या बोल रहे हो? सर। तो राइट्स का डिवीजन थोड़ी ना, मतलब इक्वलिटी होती है ना पार्टनरशिप में। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। 2 वर्ड्स पढ़े थे, एक म्यूचुअल ट्रस्ट और एक पढ़ा था एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होती है, एग्रीमेंट होता है। अगर पार्टनर्स आपस में किसी चीज पर अगर एग्री नहीं हो रहे हैं तो वो चीज नहीं हो सकती।
सो आपको क्या याद रखना है, दो चीजें हैं, दो केसेस है जब पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। पहला, इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। आप डीड बना रहे थे तो आपने लिख लिया था कि कुछ भी कंडीशन लिख दी कि कोई अगर सुजल बोलेगा, क्योंकि सुजल के पास ज्यादा शेयर है और सुजल बोलेगा कि नए पार्टनर को एडमिट करो तो करना पड़ेगा, ये हमने डीड में लिख दिया। तो डीड तो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, तो आपको करना ही पड़ेगा, भले 100% पार्टनर्स एग्री हो या ना हो। तो आपने डीड में अगर कुछ लिख दिया है पार्टनर के एडमिशन, जैसे आपने लिख लिया कि टाइम आने पर अगर नतांश अपने भाई को पार्टनर बनाना चाहेगा तो बना सकता है, डीड में लिख दिया तो हो जाएगा। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा है ना, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जब कोई भी पर्सन, कोई भी मतलब कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है, वो है ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। ये आपका सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट है। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया। पार्टनरशिप एक्ट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है। वर्ड लिखा है गाइस, ऑल द पार्टनर्स, बस यही दो केस है जब आप पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, हम तीनों पार्टनर थे, नतांश, सुजल और हरीश पार्टनर थे। हरीश की डेथ हो गई और हरीश का जो बेटा है लीगल हायर, वो आकर बोलता है कि मेरे पापा पार्टनर थे, तो अब मेरे पापा की डेथ होगी तो मैं लीगल हायर हूं, मैं भी पार्टनर बनूंगा। क्या वो सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है पार्टनरशिप में। लीगल हायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज हर चीज का अल्टीमेट एक ही रीजन है, बिकॉज पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कुछ भी नहीं है तो जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाते, फिर चाहे वो रतन टाटा ही क्यों ना आ जाए हमारा पार्टनर बनने के लिए, हमारी मर्जी ने, एक पार्टनर भी मना कर रहा है, हम पार्टनर नहीं बना सकते। एम आई क्लियर ऑन दिस? सर पर अगर डीड में लिखा है कि वोटिंग के बेसिस पर पार्टनर, उसका वो होगा। देखो पहला ही पॉइंट मैंने क्या लिखा, डीड। डीड इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। वो पार्टनरशिप एक्ट से भी बड़ा है, बिकॉज इट इज एन पार्टनरशिप में पहला ही वर्ड है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। सो जो एग्रीमेंट में आपने लिखा है कि भैया वोटिंग के बेसिस पर होगा तो वोटिंग के बेसिस पर होगा। ठीक है, चलिए। सो यहां पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप, नॉट इन द पार्टनरशिप फर्म, और कब पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हो और पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं और हमें करना क्या है। सो मैंने आपको क्या बताया कि हमें करना यह है कि हमें एक पार्टनर के एडमिशन के वक्त जो भी चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं पास्ट चीजों को लेकर, उन सबको एडजस्ट कर एक नया बैलेंस शीट बनाकर तैयार कर देना है, ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो पास्ट की चीजों को लेकर। ठीक है, सो सर कौन कौन से ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे हमको? सो गाइस, एडजस्टमेंट वाइल रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। नया पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया पहले तो फाइंड आउट कर लो, तीनों का नया क्या होगा। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अभी मैंने बताया था ना, पहले तुम दोनों पार्टनर थे, मैं नया पार्टनर आया, तो फ्यूचर में प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा, देखिए फर्म का प्रॉफिट तो 100%, अगर परसेंटेज में देखो तो 100% ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट फिगर्स में चेंज हो जाएगा लेकिन परसेंटेज में तो 100% ही रहेगा। सो बिफोर दैट यू आर गेटिंग 50-50, after the admission of new partner you will get 33%, so you have sacrificed your future profits। तो उस सेक्रीफाइस के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कंपनसेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो हमें पहले वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कि हम गुडविल क्यों कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हम सीखेंगे वो जो गुडविल आपने कैलकुलेट करा है उसका करेंगे क्या, क्यों कैलकुलेट कर रहे थे।
जब हमें पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि जब गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं करनी तो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग, वो हम यहां सीखेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस। डी, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब पार्टनर के एडमिट होते वक्त अगर ऑलरेडी कोई रिजर्व्स है उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो आपको बिलोंग करते थे पुराने पार्टनर्स को, तो उसका क्या होगा वो भी हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन भी करते हैं। क्यों करते हैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कभी कभी हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना पड़ता है, कि ये सब करने के बाद कैपिटल पे क्या इंपैक्ट होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और ये सब करने के बाद हम क्या बनाते हैं, न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं आफ्टर एडमिशन वाली। ये एक ऐसी बैलेंस शीट होती है जिसमें सारी चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं और पास्ट आइटम से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाता, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रह भी जाता है तो उसका फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा, जो होना था अभी कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट गाइस हमें सीखने हैं, तो वन बाय वन हम लोग समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, ये सारी चीजें सीखेंगे। अब वन बाय वन शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इजी पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको थोड़ा रंग बिरंगा कर देते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So let's take with a very easy example. आपको बोला A and B are partners sharing profit in 3:2. दो पार्टनर थे, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे 3:2. C was admitted for 1/6 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio. ठीक, अब मुझे बताइए कि ये जो नया पार्टनर आ रहा है C, इसको 1/6 शेयर मिल रहा है फ्यूचर प्रॉफिट, ये कौन देगा, ए देगा बी देगा? सर दोनों देंगे। दोनों देंगे, इसका मतलब फर्म देगी। जब कुछ नहीं लिखा है मतलब फर्म देगी। फर्म मतलब क्या, ऑल द पार्टनर्स, तो बाकी बचे हुए पार्टनर्स देंगे। लेकिन कौन से रेशो में देंगे, सुजल कितना देगा, नतांश कितना देगा, ए कितना देगा, बी कितना देगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना पता है कि नए पार्टनर को 1/6 मिलना है। कौन देगा ये नहीं पता, कितना देगा नहीं पता, तो कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स देंगे। कौन से रेशो में देंगे, उनके आपस के पुराने रेशो में देंगे, सिंपल। बिकॉज इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड देन द न्यू पार्टनर विल गेट ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और कौन से रेशो में, जो उनका रेशो था उसी में ही देंगे। भाई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना कि सुजल तू ज्यादा दे, नतांश तू ज्यादा दे, एक काम करते हैं ना तू ज्यादा दे ना मैं ज्यादा, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में ही दे देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे गाइस, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है, न्यू TSR, ए का, बी का एंड सी का। तो देखो सी का तो फिक्स हो गया, सी का रेशियो कितना होगा 1/6, वो तो फिक्स हो गया। अब टेंशन किसका है, ए और बी का है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब फर्म के पास बचा कितना, फर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितना होता है गाइस, 1। सर 1 का मतलब 100%। कैन वी राइट 100% एज 1? यस, 100% मीन्स 100/100 इज इक्वल टू 1। यस। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कितना 1, इसमें से हटा दो जो आपने सी को दे दिया, सी को कितना दे दिया 1/6, तो 1 में से 1/6 माइनस कर दिया तो बचा कितना 5/6। दिस 5/6 इज नोन एज रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, ए और बी, ए और बी को बिलोंग करता है। तो ये जो 5/6 है
ये किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में बढ़ जाएगा। कौन से रेशो में बढ़ जाएगा, सिंस नो इंफॉर्मेशन, तो उनका जो पुराना रेशो था उसी में, क्योंकि ए और बी के रेशो में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो ए और बी क्या बोलेंगे, भैया सी को तो 1/6 देना है, चलो दे दिया, बाकी जो बचा हुआ हम 3:2 में ले लेंगे। सो व्हाट वी विल डू इस 5/6 को 3/2 में बांट देंगे, 3/5 2/5। सो हाउ वी विल कैलकुलेट, ए को कितना मिलेगा 5/6 का 3/5, बी को कितना मिलेगा 5/6 का 2/5। ये समझ में आया? It means A will get how much? A will get 15/30. B will get 10/30. सो मैं नया रेशो सबका पता चला, A का 15/30 है, B का 10/30 और C का 1/6 है। बट हमें ये पता है रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, हम इस 1/6 को 30 में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप मैथ्स वाले नहीं हो तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सी का रेशो कितना है, सी का रेशो है 1/6। अगर 1/6 को मैं 1/1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ होगा, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5/5 अब वापस कट के 1 ही बन जाएगा। तो अगर मुझे किसी रेशो को चेंज करना है, लाइक मुझे 1/6 है, मुझे इसको 30 में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5/30 बन जाएगा। और 5/30 का मतलब 1/6 ही होता है, बस हमने क्या कर दिया, बेस चेंज कर दिया। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको 1/6 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन गया 5/30। सो अब मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, न्यू PSR इज इक्वल टू 15:10:5। तो क्या कर सकता हूँ और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सबको 3 के टेबल से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 के टेबल से, 3:2:1। सो गाइज ये सबसे सिंपलिस्टिक केस है जहां पर हमें ओल्ड पार्टनर्स का रेशो दिया होता है और नए पार्टनर को कितना मिलेगा ये दिया होता है, लेकिन कौन देगा और कैसे देगा ये नहीं पता होता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सी के रेशो में सी को जितना मिलना है उतना लिख दिया, और जो बचा रिमेनिंग रेशो आया उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके बेस सेम करके उसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। डन? यस सर। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए कैलकुलेट करके बताइए मुझे। 3 पार्टनर हैं ABC, their ratio was 5:3:2 and a new partner was admitted D 1/5 share. Calculate the new profit sharing ratio. ट्राई करिए। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी।
सो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1 माइनस 1/5, तो आ कितना गया 4/5। अब अपने न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे। न्यू पीएसआर कौन कौन है? ए, बी, सी एंड डी। तो डी का तो फिक्स है, कितना फिक्स हो गया? 1/5। अब बाकी ए, बी और सी को क्या मिलेगा? 4/5 को ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4/5 का 5/10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/50। ऐसे ही बी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4/5 का 3/10 दैट इज 12/20 ओ 50। और सी को कितना मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा 2/5 का 2/10 दैट इज 4/50। सो हमारा रेशियो क्या आ गया था? रेशियो अपना आ गया था 20:12:4:4 नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/5 है, बाकी सब में 50 है, तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे 10/10। हाँ सी वाली का सी वाले में ओके ओके, 4/5 ये 2/5 की जगह 4/5 आएगा और इधर 8 आ जाएगा, और इधर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू 5/5, 5/10/7 सॉरी 5/2 10/10 बाय 50। तो हमारा रेशियो आ गया 20:12:4 और 4 बोल रहा हूँ 8:10। और हम इसको और छोटा कर सकते हैं। न्यू पी एस आर इज इक्वल टू, कौन से टेबल से जा रहा है ये? 2 के टेबल से। 10:6:4:5। सो गाइज, ये जो टॉपिक हमने करा, जब हमें कोई कंडीशन नहीं देती तो ये कौन सा कंडीशन रहता है? ये होता है व्हेन द पार्टनर टुक द प्रॉफिट द फर्म। ये इसने फर्म से शेयर लिया है अपना। ये केस 1 है। वैसे मैं केसेस से बताता नहीं हूं, बट ठीक है आपको बता देते हैं कि केस कौन सा केस है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कि पार्टनर हैज टुक हिज शेयर फ्रॉम द फर्म। अब हम आते हैं जब पार्टनर किसी पुराने पार्टनर से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा, तो इसको हम लोग क्या टॉपिक डाल देते हैं? एंड द पार्टनर टुक द प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर से लेगा। चलिए इसको ये कैसे देगा? एक क्वेश्चन लेकर आते हैं बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे टोनी एंड स्टीव, हम सब जानते हैं कौन है ये। वो पार्टनर इन 7:3। दे एडमिटेड थोर फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म। यहां तक तो अपने को पता है। इन द फर्म विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम टोनी एंड 1/7 फ्रॉम स्टीव। मतलब अब क्या कर रहा है? जो इसको 3/7 मिल रहा है ना, वो फर्म नहीं दे रही है, दे तो फर्म ही रही है, लेकिन हमको बता दिया कि वो किस पार्टनर से कितना ले रहा है। ठीक है गाइस, तो यहां पर मैं आपको हिंट क्या देता हूं गाइस, जब भी फ्रॉम वर्ड आ जाए ना, तो आप क्या करिएगा? डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल नतांश और सुजल दोनों के अपने पास 10 चॉकलेट्स थे, तो पहले 5-5 लेते थे। मैं आया तो इसने क्या बोला कि सर सुनिए, नतांश आपको 2 देगा और सुजल आपको 1 देगा। इस तरीके से आपको 3 मिलेंगे। तो आपका नया शेयर कैसे निकलेगा? नतांश में से 2 माइनस कर देंगे, सुजल में से 1 माइनस कर देंगे। सिंपल। तो जब भी फ्रॉम आ जाए, ये हिंट पॉइंट है, जब भी फ्रॉम आ जाए डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर आपको रिमेनिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग क्यों निकालोगे? आपको तो पता है ना कौन कितना दे रहा है। सो हम क्या करेंगे? अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? न्यू पीएसआर विल बी टोनी और अपना मोटा थॉर
तो टोनी का पुराना रेशो कितना था 7/10, इसमें से माइनस हो जाएगा जितना वो दे रहा है, कितना दे रहा है 2/7। ऐसे ही स्टीव का कैसे निकलेगा, स्टीव का रेशो था पुराना 3/10, वो कितना दे रहा है 1/7, तो माइनस हो जाएगा। और थॉर का तो पता ही है हमें कितना है 3/7, कैलकुलेट कर लेंगे, बेस सेम कर लेंगे। तो इसको अगर कैलकुलेट करें, एलसीएम अगर आपको आता है, और अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, एक मिनट, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है गाइस तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, इजी तरीका होता है जैसे ये 7/10 लिखा है माइनस 2/7, तो आप क्या कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 70। उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 इंटू 7 49 माइनस 10 इंटू 2 20, इस तरीके से। जैसे स्टीव का है, स्टीव का कितना है 3/10 है, और उसमें से माइनस क्या करना है 1/7। अगर मुझे एलसीएम आता है तो ठीक, और अगर एलसीएम नहीं आता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 7 इंटू 3 21 माइनस 10 इंटू 1 10, इस तरीके से। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके, तो टोनी का आंसर कितना आ जाएगा, टोनी का आंसर आ जाएगा 29/70। स्टीव का कितना आंसर आ जाएगा 11/70। और इधर हमको क्या करना है, थॉर को 70 में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10/10 कर देंगे तो 30/70। बेचारे स्टीव रॉजर्स को, गरीब आदमी को हमेशा कम ही रेशो देते हैं। ठीक, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, is equals to 29:11:30, न्यू रेशियो जाएगा। समझ में आया। सो गाइस, जब भी फ्रॉम वर्ड दिया हो ना तो आप क्या कर लीजिएगा, सीधा माइनस कर दीजिएगा। क्लियर, बढ़िया। तो फिर आइए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, हो जाइए चालू। जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ना, ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे बने हुए क्वेश्चन है, वो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। जबरा फैन, स्पाइडरमैन। चलिए चेक करते हैं, तो क्या बोल रहा है, पुनीत एंड तरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, दे एडमिटेड सिमरन एज पार्टनर, शी एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम पुनीत एंड 1/7 फ्रॉम तरुण। तो पुनीत और तरुण, पुनीत का पूरा, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। ओल्ड कितना था 3/5 माइनस 2/7, कैलकुलेट करें तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 35 7 इंटू 3 तो 21 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आपका आ जाएगा कितना 11/35। तरुण का कैलकुलेट करें तो उसका 2/5 था, इसमें से माइनस हो जाएगा 1/7, कैलकुलेट करें तो 14 माइनस 5, 14 माइनस 5/7, ओ 35, तो ये आपका आ जाएगा कितना 11/35। अब सिमरन का देखें, तो सिमरन का यहाँ पर न्यू रेशो दिया नहीं है, तो जितना पुनीत और तरुण सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब जितना वो दे रहे हैं, अगर उन दोनों को प्लस कर दो तो सिमरन का नया रेशो बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, भैया पुनीत कितना दे रहा था 2/7, प्लस कर देंगे 1/7 जो तरुण दे रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/7 ही दे रहा है ना, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, 3/7। इसको अब क्या करेंगे, 35 में कन्वर्ट करना है तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 15/35। तो योर रेशियो विल बिकम 15/35, so your ratio will become 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 15/35, so your ratio will become
11 अच्छा ओके, मैंने यहाँ गलत लिख लिया ना, 14 - 5 आजकल 9 होता है, वो किसी और जमाने में 11 होता था। तो यहाँ पर 11:9:15 समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा गाइज, हमने ये समझा कि अगर ही टुक फ्रॉम द पार्टनर, फ्रॉम वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। लॉजिक क्लियर है? ओके अब गाइज देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा पुनीत एंड तरुण का, इसके इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर देता हूं। क्या चेंज करता हूं मैं यहां पर, एग्जाम्पल बना देता हूं। पुनीत एंड तरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, दे एडमिट सिमरन एज पार्टनर, सेम शी acquires 2/7 from पुनीत, या फिर ऐसा बोल सकता हूं, इसको लाइन को चेंज करता हूं, पुनीत sacrifices 2/7 of his share and Tarun sacrifices 1/7 of his share to Simran। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें फ्रॉम नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा, ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या है, देखो क्या बोला, पुनीत सेक्रीफाइस, तो पुनीत का सेक्रीफाइस कितना है, 2/7 ऑफ हिज शेयर। तो वो ये बोल रहा है कि मैं 2/7 नहीं दे रहा हूं, मैं 2/7 नहीं दे रहा हूं, मैं अपने शेयर का 2/7 दूंगा। तो अब पुनीत का शेयर कितना है, पुनीत का शेयर है 3/5, वो 3/5 का 2/7 देगा, मतलब वो एक्चुअली कितना देगा, 6। समझ में आया? मतलब क्या, पुनीत ये बोल रहा है कि मैं 2/7 तो नहीं दे रहा हूं, मैं 6/35 दे रहा हूं, मैं अपने शेयर का 2/7 दे रहा हूं, ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर नहीं बोल रहा, ऑफ हिज शेयर बोल रहा है। तो अब पुनीत का ये आ गया, अब कैसे कैलकुलेट करूंगा, पुनीत का नया शेयर कैसे आ जाएगा, तो पुनीत का ओल्ड शेयर कितना था, 2/7 माइनस 6/35। पुनीत जो है वो 2/7 नहीं, 2/7 क्यों, उसका पुराना रेशियो 3/5 था, 3/5 उसका पुराना दे रहा था, और वो दे कितना रहा है, 2/7 नहीं दे रहा है, वो 6/35 दे रहा है। 6/35 आया कैसे, 2/7 ऑफ पुनीत शेयर, पुनीत के शेयर का ही हमने 2/7 निकाल दिया। तो एक छोटे से वर्ड ने, ये ऑफ हिज वर्ड ने पूरा खेल चेंज कर दिया। तो जैसे मैंने आपको टिप दी थी कि अगर फ्रॉम लिखा हो तो आप माइनस कर दीजिएगा, तो अगर गाइज ऑफ हिज दिया हो तो पहले मल्टीप्लाई करिएगा और फिर माइनस करिएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको लैंग्वेज पढ़ के भी बताया कि क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही तरुण क्या बोला है, तरुण सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/7 नहीं दे रहा है तरुण, तरुण क्या बोला है, मैं 1/7 ऑफ हिज शेयर दे रहा है, 1/7 ऑफ हिज शेयर, मतलब वो क्या बोला है, मेरा शेयर है 2/5, मैं उसका 1/7 दे दूंगा, तो वो कितना देगा, एक्चुअली 2/35 देगा। तो मल्टीप्लाई करके मैंने ये निकाल दिया कि वो कितना देगा, सेक्रीफाइस करेगा। अब मुझे तरुण का अगर नया शेयर चाहिए, तो तरुण का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5, और उसने दिया कितना, 2/35। यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा। और बाकी बची कौन, सिमरन, तो सिमरन का नया रेशियो तो नहीं दिया है, तो जितना पुनीत और तरुण दे रहे हैं, पुनीत कितना दे रहा है अब गाइस उसको, पुनीत दे रहा है 6/35, और तरुण कितना दे रहा है उसको, 2/35, रेशियो कितना आ जाएगा, 8/35। और पुनीत का अगर मैं शेयर निकालूं, तो आप एलसीएम कर सकते हैं, यहां पर एलसीएम करेंगे तो 35 ही आएगा, 7 × 3 21 माइनस 6/35 is equals to 15/35। और तरुण का कैलकुलेट करें तो एलसीएम 35 आएगा, 7 × 14 माइनस 2/35, ये आ जाएगा 12/35।
गाइस ये एलसीएम कैसे लिया ये समझ में आया कि कैलकुलेट करके बताऊं? नहीं सर, समझ आया। सिंपल मैथ्स है, एलसीएम निकालकर आपको रेशो में कन्वर्ट करना है। सो अब क्या हो गया, इसका 15/35, इसका 12/35, इसका 8/35। तो न्यू रेशो जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15:12:8। इसको और छोटा नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आप वर्ड पढ़िएगा, सिंपल आपको हिंट दे रहा हूं, अगर फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट माइनस, ऑफ लिखा है तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर माइनस कर लीजिए। ठीक है। चलिए इसको, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए, फिर एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देंगे। ओके, चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। ट्विस्ट क्या का है, बस थोड़ा सा चेंज। ओके गाइस, चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। खैर आपका आ ही गया है। क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी दो पार्टनर से सी एंड डी दो नए पार्टनर एडमिट करे। ए सरेंडर कर रहा है सी को और बी सरेंडर कर रहा है डी को, तो कोई इसमें बड़ी बात थी नहीं। सो सरेंडर कर रहा है कितना, अंडर टू सी, कितना कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। मतलब वो क्या कर रहा है, अपने शेयर का, दैट इज 3/5 का 1/3 दे रहा है। तो एक्चुअली वो कितना दे रहा है सी को, 3/15। या फिर आप उसको कट करना चाहते तो आपकी मर्जी है। बी क्या कर रहा है, बी सरेंडर कर रहा है टू डी, कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो कितना आ जाएगा, उसका 2/5 था, तो कितना दे रहा है, 1/4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/20 आ जाएगा। तो हमें अब क्या पता चला, ए बी सी एंड डी। अब सी और डी का तो सीधा सीधा है, जितना ए ने सी को दिया वही इसका रेशियो बन जाएगा, दैट इज 3/15। डी का जितना बी ने उसको दिया कितना, 2/20। अब ए और बी की झंझट है, ए का पुराना रेशियो कितना था, 3/5, इसने दिया कितना, 3/15। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 3 9 9 - 3 6/15 आ जाएगा। इधर बी को कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 माइनस हो जाएगा 2/20। कैलकुलेट करेंगे 5 4 2 8 - 2 6/20, ये हो जाएगा। अब सबको हमको क्या करना है, सेम में कन्वर्ट करना है। सेम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 60 कन्वर्ट कर सकते हैं, 30 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ हो सकता है, बट इजी क्या होगा, सबको 60 में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों 60 के फैक्टर्स हैं। तो इसको 60 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4/4। इसको 60 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3/3। ऐसे इधर अगेन 4/4 एंड इधर 3/3। तो इसका रेशियो हो जाएगा आपका 6/60, हो जाएगा 12/60, हो जाएगा 18/60 एंड इसका हो जाएगा 24/60। रेशो बना लीजिएगा। तो रेशो कितना आ रहा है अपना, 24:18:6। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 4 के टेबल नहीं, 6 के टेबल से सब जा रहे हैं, 4:3:2:1। ठीक है, ग्रेट। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे क्या बोला, शौर्य, अनुपम एंड स्तुति, इनका रेशियो था 3:2:1। दे एडमिटेड अंजलि फॉर 1/6 शेयर। स्तुति demanded to get the same share as she was getting previously. स्तुति पुरानी पार्टनर थी, तो जो नई पार्टनर आ रही है अंजलि, उसका पता है 1/6 है।
स्तुति जो बोल रही है वो क्या बोल रही है कि जो मेरा पुराना शेयर था मुझे नए में भी उतना ही चाहिए, आई डोंट वांट डिफरेंट, मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, मैं कुछ गेन नहीं करना चाहती। अब कौन देगा किसको देगा कुछ नहीं बताया, तो ये क्वेश्चन जो हो गया ये आपका वो फर्स्ट वाला ही केस हो गया, फ्रॉम हिज शेयर। बस यहां पर डिफरेंस क्या हो गया, रिमेनिंग शेयर के लिए, रिमेनिंग शेयर के लिए आप क्या करोगे, आपका पूरे फर्म का प्रॉफिट 1, इसमें से जो न्यू पार्टनर आ रही है, कौन आ रही है, अंजलि, उसका हटा दो 1/6। अब आप इसमें से क्या करिए, इसमें से स्तुति का भी शेयर हटा दीजिए, क्योंकि स्तुति क्या बोल रही है कि मुझे मेरा जो पुराना रेशो था, स्तुति का पुराना रेशो कितना है 1/6, तो बोले मेरा 1/6 ही होना चाहिए, तो स्तुति का भी फिक्स हो गया, जैसे अंजलि का फिक्स था 1/6, ऐसी स्तुति का भी फिक्स हो गया 1/6। तो इसमें से 1/6 एक और बार माइनस कर दीजिए। पहला 1/6 जो है वो किसका है, अंजलि का जो नई पार्टनर है, दूसरा वाला स्तुति का जो पुरानी पार्टनर थे पर वो अपना रेशियो को चेंज नहीं करना चाहती थी। तो हमारे पास टोटल कितना बच जाएगा, 4/6 बच जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक शौर्या, अनुपमा, स्तुति और अंजलि, 4 पार्टनर, इसमें से स्तुति और अंजलि का तो फिक्स हो गया 1/6 एंड 1/6। शौर्य का क्या हो जाएगा, शौर्य को बचा हुआ मिल जाएगा 4/6। तो क्या करेंगे, ये 4/6 शौर्य और अनुपमा आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशो में, कुछ नहीं बोला, तो जो पुराना रेशो था कितना था 3:2, सिर्फ शौर्य और अनुपमा का 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड, तो अनुपमा को भी 4/6 का जो बचा हुआ है उसका 2/5 मिल जाएगा। इस तरीके से इनका भी नया रेशो कैलकुलेट हो जाएगा, कितना 12/30, इसका हो जाएगा 8/30, और इनको भी 30/30 में कन्वर्ट कर देंगे 5/5, तो ये आ जाएगा 5/30 और इसका भी 5/5, 5/30। तो हमारा न्यू रेशो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12:8:5:5, ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। समझ में आया गाइस? सो व्हाट आई हैव डन इन टुडेज क्लास, जितनी वैरायटी बनती थी ना, मतलब जो जो सेपरेट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे रेशियोज कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने में, वो मैंने आपको बता दी। पहला फ्रॉम द फर्म, दूसरा फ्रॉम द पार्टनर, तीसरा ऑफ द शेयर ऑफ द पार्टनर, और चौथा कि नो चेंज इन द ओल्ड पार्टनर्स, ये हमने कर लिया। अब क्या बचा हुआ, अब प्रैक्टिस बची है। ठीक है गाइस, चलिए तो आज के लिए इतना ही करें। जय श्री राम।